अरे यार, पूजा के तो भाग्य फूट गए, उसकी बहन भाग गई और बेचारी को अपने जीजा से शादी करनी पड़ गई। अरे नहीं यार, उसने बहुत कोशिश की, बहुत मना किया, खूब रोई, लेकिन उसकी माँ ने एक ना सुनी, जबरदस्ती शादी करा दी। हाँ यार, मुझे तो तरस आता है बेचारी पर। पता है, वो लड़का उससे 5 साल बड़ा है, उसकी दीदी भी उससे 5 साल बड़ी थी ना। सच कहूँ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उसके साथ। मुझे तो लगता है उसका जीजा भी ठरकी है। सुंदर लड़की देखी नहीं कि नजर फिसल गई, वरना उसे तो खुद मना कर देना चाहिए था। पूजा आईने के सामने बैठी, मांग में सिंदूर भर रही है। काजल ने पूरा मेकअप कर लेने के बाद उसने एक नज़र अपने आप को आईने में निहारा। मांग में सिंदूर, माथे पे लाल बिंदी, हाथों में लाल चूड़ियाँ, आंखों में काजल की मोटी रेखा, सब कुछ सही था। और लाल रंग की साड़ी में वह गजब की लग रही थी। नज़र घुमाकर घड़ी की ओर देखा तो 7 बज रहे थे। शेखर के आने का वक्त हो चला था। चलो आज देखते हैं पियाजी के मिजाज कैसे हैं, अपने आप से कहते हुए वह मुस्कुराई। एक बार फिर से खुद को आईने में देखी। अच्छी लग रही थी वो, शायद उन्हें भी अच्छी लगे। मन में आस लिए वह कमरे के बाहर चली आई। अरे उठ गई मेरी गुड़िया। कमरे से निकलते ही सुमन आया। उसके पास को बच्चे को लेकर उसके पास आ गई। लो भाभी, भूखी है ये। सुमन बच्ची को उसकी गोद में पकड़ाने लगी। लाइए, मुझे इसे दीजिए और अब आप जा सकती है। कल छुट्टी मत की करिएगा प्लीज़। उसने बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहा तो सिर हिलाकर सुमन घर से निकल गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी गुड़िया को भूख लगा है, चलो मम्मा अभी अपनी डोल को खाना खिलाती हैं। बच्चे को दुलारते हुए वह किचन की तरफ बढ़ गई। नहाने जाने से पहले उसने अपनी बच्ची के लिए दलिया बनाया था। वह जानती थी कि उठते ही उसे भूख लगेगी। अपनी 9 महीने की बच्ची को गोद में बिठाकर पूजा दलिया खिलाने लगी। एक बार बच्ची का पेट भर गया तो वह उसकी गोदी से उतरने के लिए मचलने लगी, खेलने की जिद कर रही थी। पूजा ने मुस्कुराकर बच्ची को जमीन पर उतार दिया और वह घुटनों के बल कमरे में चहलकदमी करने लगी। अपनी गुड़िया को हंसता खिलखिलाता देख पूजा को भी खुशी मिलती थी। उसका कोई मोल नहीं था। दरवाजे की घंटी बजी तो उसकी तंद्रा टूटी। वह बड़ी उल्लास से दरवाज़ा खोलने बैठी थी, मानो जानती हो कि दरवाजे पर कौन है। उसका अंदाजा कभी गलत हुआ है जो आज होगा। दरवाजे पर उसका पति शेखर खड़ा था, जिसे देखते ही वह आज फिर मुस्कुराई रोज की तरह। और आज भी वह नहीं मुस्कुराया रोज की तरह, बस गर्दन झुकाकर घर के अंदर चला गया। वह अभी भी दरवाज़ा पकड़े खड़ी थी। आज फिर उसकी आस टूटी थी। संभलने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ही था, पर ज़्यादा समय नहीं लगा। ये आस टूटना, दिल टूटना, उसे तो इन सब की आदत सी हो गई थी। कुछ पल बाद वह दरवाज़ा बंद करके किचन में चली आई। ट्रे में पानी रखा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। शेखर अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। उसकी बच्ची अपने पापा की गोद में खिलखिला रही थी, जिसे देख पूजा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। पानी ले लीजिए। वह गिलास लाकर शेखर के सामने खड़ी हुई तो शेखर ने एक नज़र उसे देखा, फिर ट्रे से पानी का गिलास उठाया और पीने लगा। चलो बेबी, पापा अब आराम करेंगे, तुम मम्मा के साथ पास आओ। वह शेखर की गोद से बच्ची को उठाने लगी तो शेखर ने टोकते हुए कहा, रहने दो, दिन भर बाद मिला हूँ अपनी बच्ची से, अभी तो पापा थोड़ा खेलेंगे अपनी वैष्णवी के साथ। शेखर ने बच्ची को गोद में लिया और उसे पुचकारते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पूजा यूं ही एकटक उसे जाते हुए देखती रही। बच्ची से सिर्फ दिन बीता था, पर उससे वो तुम्हें मिला ही कब, बल्कि वो मिलना ही कब चाहता था तुमसे। तुम तो भरपाई के रूप में उसे मिली थी, जिसे उसने मजबूरी में स्वीकार किया था। वह अपनी सोच पर हंसी और किचन की तरफ बढ़ गई। चाय बनानी थी उसे। वाह, लड़का तो हैंडसम है यार। मंडप में बैठे दूल्हे को देखकर उसकी सहेली चहक उठी थी। वो बस मुस्कुराई जा रही थी। वैसे करती क्या है? इंजीनियर है। तुम्हारी दीदी भी तो ग्रेजुएट है ना? उसकी सहेली ने पूछा तो वह शरारती मुस्कान लिए गर्दन हिला दी थी। ओह माय गॉड, इट्स मीन लव मैरिज हो रही है तेरी दीदी की? यस, लव मैरिज, जो अरेंज की गई है। उसने मुस्कुराकर आंख मारी थी अपनी सहेली को। है वो कैसे? उसकी सहेली जानने के लिए उत्सुक थी, सो वो बताने के लिए।
सहेली को पास बुलाकर फुसफुसाकर बोली, अरे जीजू ने ये शिव मंदिर वाले पंडित जी को अपनी फोटो दी और नगद देव के दर्शन करा दिए। फिर क्या था, पंडित जी दीदी के रिश्ते के लिए जीजू की तस्वीर लेकर पहुंच गए। अब वेल सेटल्ड इंजीनियर लड़के को पापा कैसे छोड़ देते। फिर उसकी सहेली ने अपनी आंखें फैलाकर पूछी तो वह आगे बोलने चली। तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। माँ की कॉल देखते हुए वह जल्दी जल्दी में बोली, अब फिर क्या। पूजा पूजा आवाज़ सुनकर पूजा झटके से अतीत से बाहर निकल आई। उसे सच में कोई आवाज़ दे रहा था। वह चेत गई। उसका ध्यान भिगोने पर गया। चाय उबल कर बाहर आने को थी। उसने झट से गैस बंद की। पूजा, उसे फिर पुकारा गया तो आई कहकर वह कमरे की तरफ चल दी। वो अपने पति की पुकार को पहचानती थी, बल्कि वो तो हमेशा उनकी पुकार का इंतजार करती थी। लेकिन शादी के 2 सालों में शेखर ने काम के अलावा उसे कभी पुकारा ही नहीं। जी, आप बुलाए थे। जब वह कमरे में आई तो शेखर वैष्णवी को गोदी में लिए इधर से उधर घूम रहा था। हाँ, वो ये रो रही है। इसे कुछ खिलाया था तुमने? 1 घंटे हो गए थे शेखर को घर आए हुए, और अब जाकर शेखर ने पूजा पर नज़र डाली थी, वो भी वैष्णवी की खातिर। और तू रोज आईने के सामने अपना वक्त बर्बाद करती है, बेवकूफ़ों की तरह। सोचकर वह अपनी ही किस्मत पर हंसी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, पूजा ने फिर पुकारा तो वह उसे आहत नज़रों से देखते हुए बोली, आपके आने से पहले दलिया खिलाया था। गोदी में इरिटेट हो रही है आजकल। खेलने के लिए छोड़ दीजिए, आराम से खेलेगी। अरे लेकिन, शेखर कुछ कहने जा रहा था, लेकिन वह चुपचाप किचन में चली आई। जानती थी वो कि शेखर क्या कहने वाला था और क्या कहता। 2-4 बड़े बड़े इंग्लिश नाम बताकर बीमारियों और वायरस के खतरे बताता। उस पर अपनी इंजीनियरिंग का रोब झाड़ता। उसे नहीं देखना था किसी की पढ़ाई का रोब। वो 12वीं फेल ही अच्छी थी। कम से कम रिश्ते निभाने की कोशिश तो कर रही थी। माँ, आपने बुलाया था। वह आई तो बड़ी खुशी से थी, लेकिन कमरे में घुसते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। कमरे में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे लटके हुए थे। हाँ पूजा, बड़ा गजब हो गया। सीमा भाग गई। माँ के कहते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन अम्मा के अगले शब्दों ने उसके सिर का आसमान भी उससे छीन लिया था। वो आसमान जिसमें वह बिना किसी बंधन के आज़ाद होकर उड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें पूरी कहाँ हुई। उसे तो शादी के अटूट बंधन में बंधने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि उसने ये शादी रोकने की कोशिश ना की हो। माँ प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, बताओ मुझे। आज तक तो कुछ किया नहीं तुमने, अब शादी कर लोगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वैसे भी तुम्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं है, 12वीं में फेल होकर बैठी हो। वही तो माँ, मैं 12वीं फेल हूँ और वो इंजीनियर है। हमारा कोई मेल नहीं है माँ। हे शिव, पूजा मेरी बच्ची, शादी में कुंडली मिलनी चाहिए। डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री का कितना फर्क पड़ता है ये तो उससे पूछो जो आए दिन उसकी इंजीनियरिंग का रोब देखती है। उसकी हाई प्रोफाइल इंग्लिश समझने के लिए गूगल का सहारा लेती है। और माँ ने कहा था डिग्री का फर्क नहीं पड़ता। उबलते चाय को चम्मच से चलाते हुए पूजा अतीत की यादों और वर्तमान के हालातों की समीक्षा कर रही थी, लेकिन उसकी हर समीक्षा उसे निराशा की ओर ही ले जाती थी। वह सिर झुककर कप में चाय डाली, फिर ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। उम्मीद के मुताबिक शेखर टीवी के सामने बैठा था। गोद में बैठी बच्ची भी टीवी देख रही थी, और बच्ची का बाप भी, और टीवी में चल रहा था टॉम एंड जेरी। पूजा ने एक नज़र टीवी को देखा, फिर सामने बैठे बाप बेटी को। ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान थिरक गई। आपकी चाय, मैं मुस्कुराते हुए चाय की ट्रे लाई और शेखर के बगल में रख दी। तुमने पी ली? आज फिर शेखर ने उससे वही सवाल पूछा। आज फिर पूजा ने हाँ बोलकर झूठ कह दिया। रोज की तरह आज फिर शेखर चुपचाप चाय पीने लगा, और रोज की तरह आज फिर उसकी एक और आस टूट गई।
शादी के शुरुआती दिनों में उसने यही सोचकर हाँ बोली थी कि शेखर उस पर हक जताए हुए उसका हाथ पकड़ अपने पास बिठाए और साथ में चाय पीने के लिए कहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था उस दिन। शेखर ने चुपचाप चाय पी ली, उससे कुछ नहीं कहा। वह अपना मुंह लेकर चली आई थी, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, इस आस में कि एक दिन उसकी उम्मीद सफल होगी। नतीजतन वह रोज झूठ बोलती थी, अपने हाथों अपना दिल तोड़ती थी और अपना मुंह लेकर कमरे से बाहर चली आती थी। आज 2 साल हो गए थे, उसने शाम की चाय नहीं पी। शेखर ने कभी कहा ही नहीं। दीदी सही कहती थी, मैं सच में पागल हूँ। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा था कि इस रिश्ते से या उनसे कोई उम्मीद लगाओ, लेकिन तुमने तो अपने मन में कसीदे बुने ना, अपने मन में उम्मीदें जगाई। प्यार एक खास शब्द पर पूजा की सोच ठहर गई, आंखों में आंसू आ गए। बेटा मेरी नाक मत कटाना, सीमा की तरह भागना मत, रिश्ते को दिल से निभाना, शेखर को दिल से स्वीकार करना। प्लीज मेरी बच्ची, मेरी लाज रख लेना, वरना तेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। वह शादी का लाल जोड़ा पहने शेखर के कमरे में खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंज रही थी, जो विदाई के वक्त उसकी माँ ने अपना आंचल फैलाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा था। भले ही पहले वह इस शादी से इनकार कर रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो ये शादी निभाएगी और दिल से निभाएगी। कुछ तो असर था इस सिंदूर का, जो अचानक से उसे इस रिश्ते को निभाने की हिम्मत मिल गई थी। कुछ तो था मंगलसूत्र के इन काले मोतियों में, जो वो इस रिश्ते को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार थी। वह तो तैयार थी, और उसका क्या, वो तो ना सिंदूर लगाती है और ना मंगलसूत्र पहनती है। क्या वो अपनाएंगे इस रिश्ते को? क्या वो उसे स्वीकार करेंगे? अपनी पत्नी के रूप में सुहाग रात में आईने के सामने खड़ी वह खुद से कई सवाल पूछ रही थी, लेकिन उसके सभी सवालों का जवाब एक मैसेज ने दे दिया था, जो शेखर की तरफ से उसे मिला था। तुम्हारी बहन ने काफ़ी गहरा जख्म दिया है मुझे, जो अब शायद ही कभी भरे। आई नो दैट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैंने भी प्यार करके कोई गुनाह नहीं किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। आगे तुम समझदार हो, उम्मीदें चोट पहुंचाती है, मैंने सीखा है। तुम्हें बता रहा हूँ, अपने बारे में कहूँ तो मैं नाकाम हूँ ये रिश्ता निभाने के लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, कोशिश करूँगा तुम्हारे सम्मान को ठेस ना पहुँचे। शेखर के समझाने के बावजूद पूजा ने इस रिश्ते से उससे उम्मीदें लगाई थी। ठोकर तो मिलनी ही थी, फिर चोट तो लगनी ही थी। खाना अच्छा बना है। पूरा खाना खाने के बाद शेखर जब डाइनिंग टेबल पर से उठने चला तो रोज की तरह आज भी उसने वही औपचारिकता निभाई, जो शादी के दूसरे दिन से निभाता चला आ रहा था। उस दिन पूजा को लगा था कि वो सच में उसके खाने की तारीफ कर रहा है, लेकिन जब वह हर रोज एक ही वाक्य दोहराने लगा, तब पूजा को समझ में आया कि वो तारीफ नहीं थी, सिर्फ एक औपचारिकता थी, जो उसको रिश्ते में सम्मान देने के लिए निभाई जा रही थी। अफसोस, इस सम्मान में उसे सिर्फ अपना अपमान नजर आता था, क्योंकि उसे ये सम्मान सिर्फ सहानुभूति के चलते मिल रहा था, प्यार से नहीं। प्यार तो सारा दीदी अपने साथ ले गई। वह अपने आप में ही बुदबुदाई और अपने खाने की प्लेट लेकर किचन में चली गई। किचन में आते ही उसकी नज़र शेखर पर पड़ी। वो वैष्णवी के लिए दूध बना रहा था, एक और औपचारिकता निभा रहा था। घर के कामों में उसका हाथ बटाकर अच्छे पति होने का फर्ज अदा कर रहा था। वह कुछ नहीं बोली, बस सिंक में बर्तन जमा करके धुलने लगी। क्यों बर्तन धुल रही हो? सुमन बाई सुबह बर्तन धुल देगी, उसने बोतल में दूध डालते हुए पूछा तो पूजा उसे देखे बिना ही बोली, रात को सिंक में झूठे बर्तन नहीं पड़े होने चाहिए। क्यों? कभी कभी शेखर को उसकी बातें समझ में नहीं आती थी, दरिद्रता आती है। पूजा ने गिने चुने शब्दों में जवाब दिया और चुपचाप बर्तन धुलती रही। कुछ पल शेखर यूं ही उसे टकटकी लगाए देखता रहा, फिर सिर झटकते हुए दूध की बोतल उठाई और कमरे में चला आया। उसकी बच्ची अभी भी सो रही थी। उसे देखकर वह मुस्कुराया। दूध की बोतल को नाइट स्टैंड पर रखकर उसने बच्ची के बगल रखी, तकिया को ठीक किया और फिर कमरे की बालकनी में चला आया। उसका अपार्टमेंट बिल्डिंग के 8वें माले पर था। कमरे से लगी बालकनी बाहर खुलती थी। रोड पर भागती गाड़ियां चींटियों सी रेंगती नजर आती थी।
वह बालकनी की रेलिंग पर खड़ा इन्हीं चींटियों को देख रहा था। नज़र चींटियों पर थी और दिमाग में कुछ और चल रहा था। शेखर, बेटा इधर आना जरा। वह मंडप में बैठा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। जब उसके पापा ने उसे एक किनारे बुलाया था, अनहोनी की आशंका में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन जब पापा ने सीमा के भाग जाने की खबर दी तो उसका दिल दिमाग सब ठप हो गया। उसकी तो सांसें ठहर गई थी। पापा को अपनी इज्जत की पड़ी हुई, जबकि उसकी आंखों के सामने सीमा का चेहरा नजर आ रहा था और कानों में सीमा के हजारों वादे सुनाई दे रहे थे जो कॉलेज के 3 सालों में उसने उससे किए थे। कोई इतना झूठा और फरेबी कैसे हो सकता है? ये सवाल तो आज भी उसके जहन में सूल की तरह चुभता था। लेकिन जवाब नहीं मिला ना उस दिन और ना आज। हाँ, ये जरूर हुआ कि इज्जत बचाने के नाम पर उसी फरेबी लड़की की छोटी बहन को उसके बगल में दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया जो उससे उम्र में 5 साल छोटी थी। ये शादी तो उसके लिए जबरदस्ती ही थी। आखिर उसके सिर पर भी इज्जत का ठीकरा लादा गया था। सुनिए, पीछे से आई आवाज ने शेखर की विचार श्रृंखला तोड़ दी। वह पीछे पलटा तो पूजा खड़ी थी। उसके सिर पर दुपट्टा और हाथों में फोन था, जिसे देखकर शेखर समझ गया कि घर से वीडियो कॉल आया है। जब से वह पूजा को लेकर लखनऊ आया, लगभग हर शाम माँ का फोन आता था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए फोन हाथ में ले लिया। हाँ माँ, कैसे हो आप सब? फोन लेते ही वह बोला और कमरे की तरफ बढ़ चला। पूजा भी उसके पीछे पीछे चली आई। बढ़िया बेटा, तुम सुनाओ, तुम सब कैसे हो? तू मेरी बहू और पोती के ख्याल तो रख रहा है ना? दांतों के बीच दुपट्टे का कोर दबाकर पूजा मुस्कुराई। उसकी सास अच्छी थी, बिल्कुल माँ जैसी। उसे उनसे बात करना पसंद था, इसीलिए वह भी खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अरे माँ, मैं आपकी बहू का क्या ख्याल रखूँगा, बल्कि वो खुद मेरा और मेरे घर का ख्याल रखती हैं। शेखर की बात सुनते ही पूजा ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाई। शेखर की नज़रें उसी को निहार रही थी। एक पल के लिए उसने शेखर की गहरी आंखों को झांका। उस पल शेखर की आंखों में कुछ जज्बात नजर आए थे, लेकिन अगले ही पल उसने झप से अपनी पलकें झुका ली। अब वो कोई और भ्रम नहीं पालना चाहती थी। वैसे भी इससे पहले भी उसने कई बार उसकी आंखों में कुछ ऐसे ही जज्बात देखे थे जिन्हें उसने प्यार समझने की गलती की थी। अब वह अपनी गलतियां दोहराना नहीं चाहती थी। नहीं माँ, यही है पूजा। पूजा, माँ बुला रही है। शेखर के कहने पर अपने सिर का दुपट्टा ठीक करते हुए पूजा उसके बगल में आ गई। शेखर की माँ निर्मला जी अपने बहू बेटे को एक साथ देखना चाहती थी। और बेटा पूजा, खाना पानी हो गया? अपनी बहू को देखते ही उन्होंने पूछा था। जी मम्मी जी, आपने और पापा ने खाना खा लिया? हाँ, दरअसल तुम दोनों से कुछ खास काम था। जी मम्मी, बोलिए। अरे वो दरअसल तुम लोग तो जानते ही हो कि तुम दोनों की शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। तुम दोनों के बारे में बड़ी चिंता लगी रहती थी, तो मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी। उनकी कृपा से जब आज सब ठीक हो गया है, तो कल नवरात्रि पर तुम दोनों मंदिर जाकर माता के दर्शन कराओ। माँ, वो पूजा कुछ बोलने ही जा रही थी कि शेखर उसकी बात काट कर बोला, ठीक है माँ, हम लोग कल सुबह मंदिर चले जाएंगे। शेखर की बात सुनकर पूजा को ताज्जुब से शेखर का मुंह देखने लगी। मंदिर जाकर वो क्या करेगी? क्या निर्मला माँ की तरह वो भगवान के सामने भी खुश होने का झूठा दिखावा करेगी? आखिर वह उन्हें किस बात का धन्यवाद कहेगी? इस झूठी मुस्कान का, झूठी शादी का? इस झूठ को निर्मला माँ अक्सर पकड़ लेती थी। उनके बेटे और बहू के रिश्ते सही नहीं है। शादी के कुछ ही दिन बाद वो जान गई थी। वो आए दिन पूजा को तरह तरह की तरकीबें सुझाया करती थी ताकि उनका रिश्ता सुलझ जाए, उनके बेटे के दिल में वो अपनी जगह बना ले। एक दो वाजिब तरकीबें पूजा ने आजमाई भी थी। अपने स्वाभिमान को साख पर रखकर उसने खुद शेखर से बात करने की शुरू की थी। कोशिश करती थी कि वो शेखर को अच्छी लगे। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना भी सीखने लगी थी ताकि वो अपनी दीदी की तरह शेखर से इंग्लिश में बात कर सके, उसके स्टैंडर्ड की लगे। पर इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ।
उसकी सभी कोशिशें नाकामयाब रही। आज भी शेखर की जिंदगी में उसकी हैसियत एक नाम मात्र की बीवी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसके साथ वह सिर्फ पति होने की औपचारिकताएं निभाता आ रहा है। भला फिर वो मंदिर जाने को क्यों तैयार हो गया? पूजा पूजा अपनी सोच में इस कदर खोई हुई थी कि उसे ये भी सुध न रही कि शेखर उसे कब से आवाजें दे रहा है। पूजा कहाँ खो गई? इस बार शेखर ने जब उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा, तब जाकर उसे होश आया। शेखर के छूते ही उसको झटका सा लगा और वह चेत गई, तो कदम पीछे हट गई। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर गई? शेखर हल्का सा मुस्कुराया। उसे मुस्कुराता देख पूजा और हैरान हो गई। वह बस अपना सिर ना में हिला दी और कुछ ना बोल सकी। मैं कह रहा था कल माता रानी पूजा में क्या क्या चाहिए होगा, लिस्ट बता दो, रामलाल काका से कह दूंगा, सामान बंधवा के रख देंगे। वोक से लौटते वक्त ले लूंगा उनकी दुकान से। सुबह जल्दी निकलना है ना? कहते हुए वह टेबल की तरफ बढ़ा, चार्जर से लैपटॉप निकाला, फिर बेड पर बैठ गया। वह हर रोज यही करता था। खाने के बाद लैपटॉप लेकर बैठ जाता था और तब तक खोले रहता था जब तक उसे नींद नहीं आती। क्या कोई जरूरी काम करता था? नहीं। ये लैपटॉप तो उसके लिए सबसे अच्छा बहाना था पूजा से दूर रहने का। और आज भी वह अपने लैपटॉप रूपी हथियार के साथ तैयार था, ताकि एक और रात ऐसे ही गुजर जाए जिसमें उसे उसका सामना ना करना पड़े। पूजा मन ही मन हंसी, फिर सिर झटक कर बालकनी की ओर बढ़ चली। अरे कहाँ चली? लिस्ट नहीं बताया? शेखर ने उसे पीछे से आवाज दी थी। वह रुकी और बिना मुड़े ही पूछी, कौन सी लिस्ट? अरे बाबा, पूजा के सामान की लिस्ट। जाना नहीं है कल? वह लैपटॉप स्क्रीन पर ही अपनी नजरें धंसाए था। कहाँ जाना है? पूजा ने सवाल किया। तब शेखर ने अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। वह मुंह फेरे खड़ी थी। ना जाने क्यों आज उसके लहजे में नाराजगी नजर आ रही थी। वह लैपटॉप एक किनारे रखकर उसके पास आ गया, बोला, कहाँ जाना है का? कहाँ? क्या मतलब? अभी तो बताया कल मंदिर जाना है माता रानी की पूजा के लिए। मुझे नहीं जाना है मंदिर, और ना ही मुझे कोई पूजा करनी है। वह उसकी तरफ घूमी, पर नजरें जमीन में धंसाई थी। क्यों? क्या हुआ? उसका जवाब सुनकर शेखर की त्योरियां चढ़ गई। मुझे नहीं जाना बस, वह बेरुखी से कहकर झनझनाते हुए बाथरूम में घुस गई। शेखर हैरान खड़ा उसे देखता रहा। आज पहली बार उसने इस बेरुखी से इस तरह की बात की थी। वह कुछ देर खड़ा उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब वह बाहर नहीं निकली तो फिर लैपटॉप लेकर बैठ गया। अरे यार, पूजा के तो भाग्य फूट गए। उसकी बहन भाग गई और बेचारी को अपने जीजा से शादी करनी पड़ गई। अरे नहीं यार, उसने बहुत कोशिश की, बहुत मना किया, खूब रोई, लेकिन उसकी माँ ने एक ना सुनी, जबरदस्ती शादी करा दी। हाँ यार, मुझे तो तरस आता है बेचारी पर। पता है वो लड़का उससे 5 साल बड़ा है। उसकी दीदी भी उससे 5 साल बड़ी थी ना। सच कहूँ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उसके साथ। मुझे तो लगता है उसका जीजा भी ठरकी है। सुंदर लड़की देखी नहीं कि नज़र फिसल गई, वरना उसे तो खुद मना कर देना चाहिए इस शादी से। कितना बड़ा है वो उससे। अंदर विदाई की तैयारी चल रही थी और बाहर शेखर चुपचाप बैठा था। रात के सदमे से अभी भी उबरा नहीं था। वो कि अनजाने में सुनी हुई बातों से उसे नया झटका दिया था। एक लड़की फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। बात से ही पता चल रहा था कि वह पूजा की सहेली है, जो उसकी किस्मत पर रो रही थी। उसकी बातें सुनकर शेखर को एहसास हुआ कि बदकिस्मती के तूफान में सिर्फ उसकी ही जिंदगी नहीं पलटी थी, बल्कि पूजा भी उसी नाव में सवार थी। लैपटॉप पर नजरें टिकाए शेखर अतीत की यादों में खोया था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। आवाज सुनते ही शेखर ने नजरें उठाकर देखा। पूजा की आंखें लाल लाल थी, पलकें भीगी हुई थी, वह रोई थी। शेखर देखते ही समझ गया। वह चुपचाप आकर बेड के दूसरी तरफ बैठ गई। अभी भी सिसकियां ले रही थी वो। शेखर ने लैपटॉप एक किनारे रखा और उठकर आया, पूजा के कदमों में बैठ गया। क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? हमेशा की तरह आज भी उसे रोता देख शेखर उसके पास चला आया था।
बड़े प्यार से पूछा था उसने, पर हमेशा की तरह आज वो खुद को संभाल ना सकी। शायद उसके सब्र का बांध हिलने लगा था। जवाब देने की बजाय वह और जोर से रोने लगी। अरे पूजा, क्या हुआ, बताओ तो। शेखर उठकर उसके बगल में बैठ गया। दिल किया कि उसे सीने से लगा ले, लेकिन कुछ संकोच करके ठहर गया। कुछ नहीं, माँ की याद आ रही है। हर बार की तरह आज भी पूजा ने शेखर से झूठ बोला था। हर बार की तरह वह इस बार भी समझ गया कि पूजा उससे अपने दिल की बात साझा नहीं करना चाहती। क्यों साझा करे, मजबूरी में रिश्ते निभाए जा सकते हैं, पर दिल तो दिल से मिलता है ना। वह अपनी ही सोच पर व्यंग्यात्मक मुस्कान में हंसा। कोई बात नहीं, कल सुबह फ़ोन पर बात कर लेना उनसे। उसने एक जुबान कहा, फिर उठकर वापस अपनी तरफ चला गया। पूजा खामोशी से उसको जाती हुई देखती रही। हमेशा की तरह शेखर ने फिर से अपनी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी, पर उसके रोने या ना रोने पर कौन सा फर्क पड़ता है। आंसू पीते हुए पूजा ने बेरुखी से अपनी आंखें रगड़ ली। बगल में सोती वैष्णवी का माथा चूमा और अपनी तरफ का लैंप बुझाते हुए चुपचाप लेट गई। वैष्णवी के पैदा होने से माँ को लगता है कि उनके बहू बेटे का रिश्ता सुधर गया है। अब उन्हें कौन बताए कि वैष्णवी का जन्म सिर्फ उस रात की जिस्मानी ज़रूरतों का नतीजा है, जिसे वह तो अपने जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण मानती है। पर अफसोस, शेखर ऐसा नहीं सोचता। उसे तो वो रात सिर्फ एक गलती नजर आती है। हालांकि उसने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन उसने वो गलती दोबारा दोहराई भी तो नहीं। इतनी एहतियात बरतने लगा कि एक दो बातों का सिलसिला जो उनके बीच शुरू हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया। उसे नज़र उठाकर देखना तक छोड़ दिया। अब उसे गलती का डर ही कहा जाएगा, बल्कि जिस तरह उसने रुख अपनाया था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो कोई गुनाह कर दिया हो उसने। उसी रात की अगली सुबह उसकी आंख देर से खुली थी। वह उठकर देखी तो शेखर सामान पैक कर रहा था। उसने पूछा तो बोला, जॉब पर जा रहा हूँ। वह हैरान सी खड़ी उसका मुंह ताक रही थी। शेखर की लखनऊ की कंपनी से कॉल लेटर आया था, माँ पापा के कहने पर ही सही, पर वह पूजा को भी साथ ले जाने वाला था। लेकिन उस रोज जाते वक्त एक बार भी उससे साथ चलने को नहीं कहा, बस सामान पैक किया और माँ पापा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। उन्होंने भी उसकी यूं अचानक से रवानगी की वजह पूछी थी तो उसने बहाने बना दिए थे। पुणे में पूजा को माँ पापा के पास छोड़कर वह लखनऊ अकेले चला आया था। आते वक्त एक बार भी पूजा को पलटकर नहीं देखा था उसने। वह उसी दिन समझ गई थी कि जिस मिलन को वो अपनी शादी की नई शुरुआत मान रही थी, वो शेखर की नज़र में गलती के अलावा और कुछ नहीं है, जिस पर वह आज तक पछता रहा होगा। पिछली बातें याद करके वह उसके आंसुओं ने आंखों को कोर छोड़ दिया और गालों पर लुढ़क आई। वह पलट गई। शेखर की ओर पीठ करके वह खामोश आंसू बहाती रही। हर दिन की तरह आज भी शेखर की आंख सबसे पहले खुल गई और हमेशा की तरह वही नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। बच्ची उसके पेट पर और बीवी उसकी बाहों में। पूजा को रात में हाथ पांव चलाने की आदत थी। शादी के शुरुआती दिनों में नींद में ही वह उसकी कई लातें खा चुका था। फिर बाद में उसने भी एक तरकीब सुझा ली। उसके पैरों को अपने पैरों तले दबा लेता था और उसकी कमर को अपनी बाहों में घेरे में जकड़ लेता था। पूजा पूरी रात खामोशी से उसकी बाहों में सोती रहती थी और सुबह उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। सच पूछो, अब तो पूजा को भी अपनी बाहों में समेटकर सोने की आदत सी हो गई थी। वो प्यारी लगती थी यूं बनाकर सोते हुए। पूजा को सोता देख अनजाने ही उसके होठ मुस्कुराने लगे कि तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। 6 बज रहे थे। ये पूजा के उठने का समय था। उसने तुरंत बच्ची को पेट से उतारकर बेड पर लिटाया, फिर होले से पूजा से दूर हो गया, उठा और चुपचाप बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अलसाई सी पूजा आंख मलते हुए उठी। रोज की तरह आज भी उसके बगल का बिस्तर खाली था। वैष्णवी लेटी हुई थी और उसके पापा गायब। इंजीनियर साहब फिर वॉक पर निकल गए और मैं आलसी लड़की सोती रह गई।
अपनी देर से उठने की आदत पर सिर झुटकते हुए पूजा ने बिस्तर छोड़ दिया। बच्ची के दोनों तरफ तकिया लगाकर खुद बाथरूम में घुस गई। जल्दी से नहाकर बाथरूम से निकली और आईने के सामने खड़ी हो गई। यूं तो वो रोज अच्छे से तैयार होती थी, लेकिन आज उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी श्रृंगार का क्या फायदा जब देखने वाला इंसान उसके चेहरे की ओर निगाह तक नहीं उठाता। आज सिंदूर तक नहीं लगाया उसने, बस बाल सुलझाए और चुपचाप दुपट्टा गले में डालकर कमरे से बाहर निकल आई। वह टेबल पर नाश्ता लगा रही थी जब शेखर वैष्णवी को गोद में लेकर कमरे से बाहर निकला। देखो मेरी प्रिंसेस उठ गई, आवाज ने पूजा का ध्यान खींचा। वह नजर उठाकर देखी तो शेखर खड़ा था। उसके गोदी में सवार वैष्णवी आंखें मलती रही थी। पूजा नाश्ता लगाकर शेखर की ओर बढ़ी। लाइए मैं इसे देखती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। उसने हाथ बढ़ाकर बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शेखर उसे देखता रहा। वह कुछ बदली बदली सी लग रही थी। यूं तो शेखर जब तक नाश्ता करता था पूजा उसके आसपास ही रहती थी, लेकिन आज उसका मन काफी हताश सा था। सो वो वैष्णवी को लेकर कमरे में चली आई। मुंह धुलाकर उसे पालने में लिटाई, फिर दूध की बोतल लाने के लिए किचन में आई। शेखर भी वहीं था, अपने नाश्ते की प्लेट सिंक में रखने आया था। पूजा ने उसे देखकर भी अनदेखा किया और चुपचाप बोतल में दूध डालती रही। उसे पूरी तरह अनदेखा करके जाने लगी तो शेखर ने ही पुकारा उसे। माँ का फोन आया था, पूजा के लिए पूछ रही थी। मैंने कह दिया है कि मेरी ज़रूरी मीटिंग है, अगर वो तुमसे कुछ कहे तो तुम भी यही बता देना। पूजा ने खामोशी से उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। मुझसे कुछ नहीं कहा। शेखर उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, पर कोई जवाब ना पाकर वह किचन के बाहर चला आया। पूजा 2 पल यूं ही खड़ी, सिर झुकाए, मुंह आंसू बहाती रही, फिर अपने कमरे में चली आई। शेखर बच्ची को दुलार कर रहा था। ऑफिस जाने का वक्त हो गया था ना, भले ही इनको वो रात गलती लगी हो, लेकिन ये वैष्णवी को बहुत प्यार करते हैं और शायद इसी नाते वह मेरे साथ भी ये औपचारिक रिश्ता निभा रहे हैं। चलो यही सही है, कम से कम मेरी बेटी को तो उसके हक का प्यार मिल रहा है। बाकी किस्मत से ज़्यादा किसे नसीब हुआ है। दूध की बोतल लिए वह दरवाजे के पास खड़ी सोच ही रही थी कि तभी शेखर की आवाज़ सुनाई दी। लो भाई, पापा का तो टाइम हो गया, सो अब आप जाइए अपनी मम्मा के पास। शेखर बच्ची को पूजा की गोद में देने लगा। उसने उदासीन भाव से बच्ची को ले लिया और बेड की तरफ चल दी। शेखर को फिर ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो हमेशा उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती थी, लेकिन आज क्या हुआ? पूजा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसका बदला रवैया शेखर को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पूछ लिया। जी कुछ नहीं, तबीयत ठीक है मेरी, पूजा ने नजरें उठाए बिना ही जवाब दे दिया था। शेखर कुछ नहीं बोला। वैसे भी कहने सुनने का कोई फायदा कहाँ था। पूजा ने आज तक उससे कभी अपनी कोई बात साझा नहीं की, अपनी कोई समस्या नहीं बताई, तो आज क्या बताती। वह सिर झटकते हुए वह घर से बाहर निकल आया, कार स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। सीमा ने शेखर का विश्वास इस कदर तोड़ा था कि उसके सभी जज्बात बिखर गए थे। वह पूरी तरह टूट चुका था। पूजा को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, ना जज्बात ना भरोसा, और फिर प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन वो इस रिश्ते में पूजा को सम्मान दे सकता था, और यही किया उसने। हमेशा ये कोशिश थी कि किसी भी वजह से पूजा का सम्मान आहत ना हो। पूजा अच्छी लड़की थी। वह भले ही उम्र में छोटी थी, पर काफ़ी समझदार थी। अपनी बहन की तरह ही वह भी खूबसूरत थी। 23 साल की उम्र में उसका यौवन खूबसूरती के शिखर चूम रहा था। वह कई बार खुद को उसकी ओर खींचता हुआ महसूस करता था, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेता था। भले ही पूजा मजबूरी में दिखावे के लिए इस रिश्ते को निभा रही थी, पर वो तो सच जानता था कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ है। अब इन हालातों में भला वो अपना हक जताकर उसे अपमानित कैसे कर सकता था। सो उसने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि पूजा इस रिश्ते में सहज महसूस करे। जो अगर कभी पूजा को जी भरकर निहारने का दिल किया तो शेखर ने नजरें फेर ली। वो उसे असहज महसूस नहीं कराना चाहता था। वैसे भी उसने गौर किया था, उसके आसपास आते ही वो असहज सी हो जाती थी। क्यों ना हो, वो उम्र में उससे कितना बड़ा था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये असहजता कम होने लगी थी। धीरे धीरे वह उसके साथ घुलने मिलने लगी थी। शेखर को भी अच्छा लगता था पूजा के आसपास रहना, पर मन में डर भी रहता था कि कहीं वह अपनी सीमाएं भूल ना जाए।
जिसका नतीजा उनके रिश्ते को और बिगाड़ दे। फिर एक दिन वही हुआ। एक शाम उसका डर हकीकत में बदल गया। उस रोज माँ के जोर देने पर वह उसके साथ पिक्चर देखने चला गया था। रोमांटिक पिक्चर थी। पूरी पिक्चर के दौरान पूजा की नजरें पर्दे पर थी और उसकी पूजा पर। उस दिन उसने लाल रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। लाल उस पर खूब जच रहा था। चाकर भी शेखर उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। पर्दे पर चलने वाले सीन को देखकर वह कभी कभी इतना उत्साहित हो जाती थी कि शेखर के हाथ पर अपना हाथ रख देती थी। उसके कोमल स्पर्श का एहसास होते ही शेखर ने एक अजीब सी सरसराहट अपने बदन में महसूस की थी, जिसे उसने काफी नजरअंदाज भी किया। लेकिन मौसम और भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस रात दोनों पिक्चर देखकर घर लौटने लगे तो रास्ते में जोरों की बारिश होने लगी। घर आते आते वे दोनों भीग गए। उसकी साड़ी भीगने की वजह से उसके बदन पर चिपक गई थी। लाल साड़ी में वो काफी खूबसूरत लग रही थी और लुभावनी भी। उस दिन वह खुद को रोक ना सका और उसकी खूबसूरती में अपनी सीमाएं भूल गया। निश्चय ही वह रात उसके लिए बेहद खूबसूरत थी। सुबह जब आंखें खोली तो पूजा उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। उसका मासूम चेहरा देखकर वह मुस्कुराया। तभी उसके दिमाग में वही बातें गूंजने लगी। सच कहूँ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उसके साथ। मुझे तो लगता है उसका जीजा भी ठरकी है। सुंदर लड़की देखी नहीं कि नजर फिसल गई, वरना उसे तो खुद इनकार कर देना चाहिए। आखिर उम्र में भी बड़ा है उससे। विदाई वाले दिन की बात याद करते ही उसे अपने रिश्ते का पावन मिलन एक भूल लगने लगा। उसे यूं महसूस हुआ मानो उसने पूजा से किया हुआ अपना आखिरी वादा भी तोड़ दिया। वह अपने स्वार्थ में उसका सम्मान भी भूल गया। वह तो मजबूरी में रिश्ते के लिए समर्पण को तैयार हुई होगी, पर उसे तो अपना ख्याल रखना चाहिए था। गलतफहमी की गिरफ्त में जकड़ा उसका मन उसे धिक्कारने लगा। उसने बिस्तर छोड़ दिया और लखनऊ के लिए तैयार होने लगा। यह इतना शर्मिंदा था कि जाते वक्त उससे नजरें तक नहीं मिला पाया। लेकिन मुंबई में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब उसने पूजा को याद ना किया हो। ना जाने क्यों जब कभी रात में लेटता तो आंखें बंद करते ही पूजा का चेहरा उसके मस्तिष्क पटल पर छा जाता। दिन भर के काम में काफी थका हुआ रहने के बावजूद भी वह सो नहीं पाता था। पूजा की इल्जाम लगाती आंखें उसे सोने की इजाजत नहीं देती थी, मानो कह रही हो कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी आत्मग्लानि से उबरकर उसने पूजा को फोन भी मिलाया था, लेकिन पूजा ने बड़े सर्द और सुस्त लहजे में जवाब दिया था, मानो वह उससे बात ना करना चाहती हो। शेखर को लगा कि उस रात को लेकर पूजा उससे नाराज है। उन दिनों नई जॉब लगी थी उसकी, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। ऊपर से लखनऊ जैसे शहर में एक घर की तलाश, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में शेखर को कोलकाता मीटिंग पर जाना पड़ गया। वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इसी वजह से उसके घर वालों से कोई बात भी नहीं हो पाती थी। एक बार बड़ी मुश्किल से पापा से बात हुई थी, जिन्हें वह इतना ही बता पाया था कि वह कोलकाता में है और आने में 2-3 महीने लग जाएंगे। वह अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि उसने पूजा से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया था। शायद यही भूल थी उसकी, लेकिन क्या पूजा पूरी तरह निर्दोष है? उसकी कोई भूल नहीं जो उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाए रखी। मुझे भी हक था अपनी बच्ची के बारे में जानने का। ऑफिस सामने आ गया था। शेखर की गाड़ी के साथ ही उसकी सोच भी ठहर गई थी। जिंदगी की कसमकस को एक किनारे करते हुए वह अपनी कर्म भूमि की तरफ बढ़ गया। क्या पूजा और शेखर अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे? क्या उनको अपनी मंजिल मिलेगी? सीमा का क्या हुआ? क्या सीमा वापस आएगी? जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।